हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेवर गिव अप। तो फ्रेंड्स, हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। इसमें इससे पहले हम अपने 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमने उन्हें फुली डिटेल से पढ़ा है। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है और ये एनसीईआरटी 6 क्लास की एनसीईआरटी का आखिरी चैप्टर है। छोटा चैप्टर है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है और हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपने हमारी जो पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम ये चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है फ्रेंड्स, आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। भारत के प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम यानी कि सर्दी का मौसम जो अभी चल रहा है। मार्च से मई तक मौसम गर्म मौसम होता है। ठीक है, उसे गर्मी का मौसम कहते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी वर्षा का मौसम। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम यानी कि शरद ऋतु का मौसम। तो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा भी था, कब से कब तक कौन सा मौसम होता है, कब तक कौन से मौसम रहता है। तो तभी कहा जाता है कि आगे का चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पीछे का चैप्टर अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें आगे का चैप्टर समझने में आसानी होती है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं पिछली तो आप उन्हें वीडियो को ज़रूर देखिए। फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का समय के मौसम को क्या कहा जाता है? शरद ऋतु कहा जाता है। ठीक है। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं जिसके परिणामस्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इसकी वजह से मौसम गर्म हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आओ देखें, आओ खेलें। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय जिसे शरबत कहा जाता है का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं। लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज या दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? तो इसमें ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि आपने ये सभी कभी पिए हैं? बहुत से लोग केला, आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत हैं। वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गानों को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें। लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए हिंदी, मराठी, उर्दू और बंगाली में ये सब मराठी में क्या कहते हैं? मराठी में वर्षा को क्या बोलते हैं? पाउस। उर्दू में वर्षा को बोलते हैं बारिश। बंगाली में वर्षा और हिंदी में तो वर्षा बोलते हैं, ये सभी जानते हैं हम। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम कब होता है? यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तक तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का समय कब होता है? इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। कहाँ से? पहले इसमें हमने पीछे पढ़ा था दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है। ये जो मानसून है ये बंगाल की खाड़ी से तथा अरब सागर की ओर से बहती हुई स्थल की ओर जाती है। ठीक है, अपने साथ नमी लेके आती है। जैसे ही ये स्थल की ओर बढ़ती है पहाड़ों से टकराकर वहीं पर ये वर्षा कर देती है। और लौटते समय क्या होता है? लौटते समय ये स्थल से सागरों की ओर जाती है।
ठीक है, लौटने का मौसम, यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो जब ये मानसून वापस लौटता है बंगाल की खाड़ी की ओर, तो वर्षा कहाँ होती है? वर्षा अधिकतर होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, क्योंकि जब इससे पहले हमने ये पढ़ा था ना दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, तो जैसे ये भारत का एरिया है ना आपका, ये वाला जो एरिया है, तो इधर आपका ये तट है, तो इधर जो आपके ये पर्वत हैं, तो जब ये मानसून आता है इधर की ओर बढ़ता है, तो इधर ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला होने के कारण ये जो पवनें होती हैं ये ऊपर नहीं उठ पाती हैं। तो वो क्या होता है कि पवनें यहीं पर केरल की तरफ खूब वर्षा करती हैं। तो ये जो तमिलनाडु का जो हिस्सा होता है ना, इधर का जो हिस्सा होता है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में रह जाता है, मतलब इधर वर्षा नहीं हो पाती है, इधर सूखा रह जाता है, और ये पवनें सीधी पहाड़ों पर्वत से टकराकर, नीलगिरी पर्वत से टकराकर ऊपर उठ जाती हैं और आगे के हिस्सों में जाकर के वहाँ वर्षा कर देती हैं। लेकिन जब मानसून वापस जाता है, वहीं जब मानसून की जब वापसी होती है, तब क्या होता है कि ये वाला जो हिस्सा होता है, जब ये वाला जो हिस्सा होता है, तब पहले इस एरिया में वर्षा हुई थी दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। अब क्या होगा, जब पवनें वापस आएंगी स्थल से बंगाल की खाड़ी की तरफ, तब ये मानसूनी पवनें क्या होती हैं, तब इन्हीं के द्वारा, जब ये वापसी करती हैं, तब इनके द्वारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में खूब वर्षा होती है। शरद ऋतु के मौसम में वहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान पर कई वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा। ठीक है, कई वर्षों तक मापी गई। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिक वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख की द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे ना ही अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में स्थित मौसिनराम में। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है, हम प्राकृतिक वनस्पति, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदानों में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें बहुत सी शाखाएं और पत्तियां होती हैं, जिसमें नीम, आम। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ या पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। जिनके लिए किसी भी प्रकार का बीज नहीं डाला जाता है, वो स्वतः ही अपने आप उग जाते हैं, उन्हें कैसी वनस्पति कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, जैसे घास, झाड़ियाँ इनके उदाहरण हो सकते हैं। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अलग अलग तरह की वनस्पतियां किस कारण से पाई जाती हैं? जलवायु की विभिन्नता के कारण। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार के मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। ठीक है, वनों से हमें ईंधन मिलता है, लकड़ियाँ मिलती हैं, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होता है। हमने पिछले चैप्टर में भी इसे पढ़ा था। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं।
पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त होती जा रही हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। ये हमें पेड़ों के बारे में बताया गया है कि पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, वन क्यों आवश्यक हैं। पेड़ों से हमें दवाइयाँ मिलती हैं, रहने के लिए आवास, चारा, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर, रबर, इमारती लकड़ी, प्राकृतिक निवास, वन्य जीवों का निवास होता है जिसे प्राकृतिक निवास कहते हैं, गोंद मिलता है, लाख मिलता है, फल मिलते हैं, शहद मिलता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है वो है हमारी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ये हमको पता है कि जो है जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। तो इसलिए हमें पेड़ पौधे अधिक से अधिक मात्रा में लगाने चाहिए और उनको हमें नहीं काटना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की 1000 प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, कीट तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। कैसे? हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे कहाँ मिलते हैं? अधिकतर असम में। हाथी केरल में, कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंचे भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से जानवर, बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे पक्षी उद्यान हैं, राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं, जो पक्षियों को उनके प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कोबरा और करैत प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? ये आपका दे रखा है यहाँ पर वन्य जीवों के जीवन के बारे में चित्र दिया हुआ है आपको। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों, हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में यानी कि 1 से 7 अक्टूबर वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्यजीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। अब आपसे ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं, शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? हमारे वनों में अगर बाघ खत्म हो जाएं तो क्या होगा? क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहां बाघों को रखा जाता है? प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी पिनटेल, बत्तख, कर्लियू, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंग प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंग, जिसका वजन 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट किया। इसके अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, आप इन्हें देने का प्रयास कीजिए। अगर आपको अगर आप और भी अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो आप एक बार खुद से इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग्स बेहतर होगी और आपको ये प्रश्न देने में भी आसानी होगी, और आगे जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उन्हें टैकल करने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारी पिछली वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।